लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही खबरों की पेचीदगी भी सुलझाएंगे। तो वो कौन सी होगी मुख्य खबरें जिस पर खासतौर पर हमारी नजर रहने वाली है, वो आपको बताते हैं। आज की वो 4 बड़ी खबरें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी आरोप क्यों लग रहे हैं, इसे आपको आगे समझाएंगे। और फिर आपको समझाएंगे मायावती और अखिलेश की आखिर दोस्ती क्यों टूटी थी, ये आपको डिटेल में बताएंगे। और देखिए, इसके बाद बताएंगे संथाल में घुसपैठ पर केंद्र के दावे क्या हैं, ये भी आपको समझाएंगे। और फिर आपको बताएंगे 5 बच्चों का काल बनी अज्ञात बीमारी, ये कौन सी बीमारी है और किस तरीके से ये काल बनी, ये भी आपको आगे डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें आपको बताएंगे, बस आप देखते रहिए खबर तो समझिए। अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर एनडीए नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। संजय झा ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया, तो जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बयान को देशद्रोही का बयान करार दिया है। तो वहीं पशुपति पारस ने कहा है कि आरक्षण पर कांग्रेस ने अगर इस तरह की बात की तो दलित वर्ग के लोग पूरे देश में सड़क पर उतर आएंगे। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, कोई न कोई विवाद जरूर खड़ा हो जाता है। इस बार अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण पर बोलकर तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में ही हाथ डाल दिया। संविधान में छेड़छाड़ करने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा पद पर हो। इसमें यदि इस तरह की घटनाएं घटेगी तो देश में क्रांति आ जाएगा और दलित समाज के लोग रोड पर उतर जाएंगे। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी बड़ा हमला बोला। संजय झा ने कहा, कांग्रेस का डीएनए एंटी ओबीसी है। संजय झा ने 1984 में कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञापन का भी हवाला दिया। कांग्रेस का डीएनए ही एंटी ओबीसी है। शुरू से मैं दिख रहा था, नेहरू जी के टाइम से 61 में उनका लेटर है कि एजुकेशन से चीजों को ठीक कीजिए, रिजर्वेशन क्या होता है। ये 1984 का एड है, सबसे फेमस। 400 सीट 400 पार हुआ था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी का तो यहां तक कहना है कि ऐसे बयान पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं तो मीठा उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद देश में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कांग्रेस पर आरक्षण विरोध क्यों लग रहे हैं, आरक्षण विरोधी क्यों कहा जा रहा है, वो आपको समझाते हैं। देखिए, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ओबीसी विरोधी बताया है। संजय झा ने इसके लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक लेटर का जिक्र किया। 1961 में लिखे हुए इस लेटर का जिक्र किया और बताया कि इस लेटर में लिखा है कि एजुकेशन से चीजों को ठीक कीजिए, रिजर्वेशन क्या होता है। इसके बाद संजय झा ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताते हुए एक दूसरा उदाहरण भी पेश किया। 1984 का उन्होंने उदाहरण दिया। संजय झा ने कहा कि कांग्रेस के एक विज्ञापन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उसमें लिखा हुआ था, मेरिट के बल पर एजुकेशन दीजिए, मेरिट के बल पर चीजें होनी चाहिए, जन्म के बल पर ना हो। संजय झा ने अपने आरोप के समर्थन में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर 1990 में राजीव गांधी का भाषण का भी जिक्र किया। तो वहीं संजय झा ने कांग्रेस पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके रखने का भी आरोप लगाया। संजय झा ने सबसे ताजा उदाहरण भी दिया, लोकसभा चुनाव का उदाहरण उन्होंने दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले का, जब अगस्त 2023 में मुंबई में
इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और नीतीश कुमार ने पूरे देश में जातीय गणना का प्रस्ताव दिया तो कांग्रेस उससे पीछे हट गई और जातीय गणना नहीं करवाई। ये तुरंत ताजा मामला उन्होंने पेश किया और इन सभी प्रूफ्स के जरिए उन्होंने ये बताना चाहा कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण विरोधी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आज हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया। गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया वो बेहद चौंकाने वाला है। केंद्र की ओर से दाखिल किए हल्फनामे में दावा है कि संथाल परगना इलाके में आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो 44% से घट करके 28% हो गई। घुसपैठ को लेकर के किए जा रहे दावों पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को अब अगली सुनवाई होगी। झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में जिसमें बताया गया कि संथाल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में 16% की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय ने आदिवासी आबादी में गिरावट के मुख्य रूप से 2 कारण बताए हैं। पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण जो घुसपैठ के चलते हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि आदिवासियों की संख्या घटकर 44% से 28% हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से घटे आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं घुसपैठिए। बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आंकड़ों के जरिए केंद्र का दावा है कि साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 10 साल में 13% बढ़ी, जबकि पाकुड़ में मुसलमानों की आबादी 14% तक बढ़ गई। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका 2 कारण है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। पाकुड़ और साहिबगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है तो ईसाइयों की संख्या में 6000 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी UIDAI ने भी इस मामले में अपना पक्ष दाखिल किया है, जिसमें ये बताया गया कि आधार नंबर से व्यक्ति विशेष की पहचान पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये किसी की नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में केंद्र ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है और जिसमें यह कहा गया कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। और देखिए, केंद्र ने यह कहा कि संथाल इलाकों में आदिवासियों की संख्या जो है वो तेजी से घटी है। आदिवासियों की संख्या 44 से घट करके 28% हो गई है, यानी कि आदिवासी जनसंख्या में 16% की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में ये भी कहा कि ईसाइयों की संख्या 6748 गुना बढ़ी है, यानी कि 6000 गुना से भी ज्यादा ईसाई समाज के लोगों की जनसंख्या संथाल परगना में बढ़ी है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो पलायन है और धर्मांतरण है। अब ये समझिए कि संथाल परगना में शामिल वो कौन कौन से 6 झारखंड के जिले हैं, ये आपको बता दें। देखिए, ये जिले हैं गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। तो केंद्र सरकार के हल्फनामे के मुताबिक ईसाइयों के साथ मुसलमानों की आबादी भी बहुत बढ़ी है। झारखंड की इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक बढ़ गई है। साहिबगंज की अगर बात करें तो 1961 में साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 21% थी, जो कि 2011 में बढ़कर के आपको बता दें 34.61% हो गई, यानी 13% मुस्लिम आबादी बढ़ गई। वैसे ही पाकुड़ में भी हुआ। पाकुड़ में 1961 में मुस्लिम आबादी 22% थी, जो कि 2011 में 36% हो गई, यानी कि मुस्लिम आबादी में 14% की वृद्धि हुई। तो वहीं बीजेपी जो है वो संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी चेंज होने का आरोप लगाती रही है। हाईकोर्ट में केंद्र की ओर से दायर हल्फनामे के बाद झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संथाल की डेमोग्राफी चेंज पर फिर से आरोप लगाए और इसीलिए
ये भी जानना जरूरी है कि संथाल की जनसंख्या में कैसे बदलाव हुआ। साल 1951 की अगर बात करें, साल 1951 की जनगणना के अनुसार संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44.67% थी, मुस्लिमों की संख्या 9.44% थी और अन्य लोगों की जनसंख्या जो थी वो 45.9% थी। तो साल 1991 की अगर बात करें तो इस समय की जनगणना में आदिवासियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1991 में आदिवासी आबादी जो थी 31.89% थी, मुस्लिम आबादी की बात करें तो 18.25 और अन्य लोगों की आबादी जो थी 49.9% रही। तो वहीं साल 2001 की बात करें तो साल 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी 29.90% रही, मुसलमानों की आबादी 20.59% रही और अन्य लोगों की आबादी 49.5% रही। यानी कि आदिवासियों की आबादी घटती रही और मुसलमानों की आबादी का बढ़ना जारी रहा, लगातार बढ़ोतरी होती रही। साल 2011 की जनगणना में भी आदिवासी समाज की आबादी का घटना और मुस्लिम आबादी का बढ़ना लगातार जारी रहा। तो जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी 28.11% पहुंच गई, मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73% और अन्य लोगों की आबादी 49.2% रह गई। तो अब झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र की ओर से दायर हलफनामे को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, संथाल में आदिवासियों की संख्या जो है वो घटकर 44% से 28% हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से घटे आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं घुसपैठिए। बड़ी संख्या में आदिवासी जो हैं वो ईसाई धर्म अपना रहे हैं। धर्मांतरण से ईसाइयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। धर्मांतरण से ईसाइयों की संख्या 6,748 गुना बढ़ी है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। केंद्र ने बताया कि संथाल में राज्य सरकार ही संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी कि एसपीटी का वायलेशन कर रही है। बाहर से आ रहे घुसपैठ को संरक्षण दिया जा रहा है ताकि वो यहाँ की जमीनों पर घुसपैठ कर सकें। तभी तो बड़ी बड़ी संख्या में गिफ्ट डीड के तहत जमीन का हस्तांतरण किया जा रहा है। और इसी तरीके से कहा जा रहा है कि घुसपैठिए जो हैं आ रहे हैं, संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आदिवासियों की संख्या जो है लगातार घट रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी की सियासत में पिछले 5 साल से जो सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था, आज उसका जवाब मिल चुका है। सवाल है, आखिर मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन क्यों तोड़ा? आखिर बीएसपी और समाजवादी पार्टी के रास्ते अलग अलग क्यों हुए? आज हम इसी सवाल का जवाब उस बुकलेट से निकालेंगे जो चुनावी प्रचार के लिए मायावती ने जारी किए हैं। साथ ही ये भी बताएंगे इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। देखिए रिपोर्ट। – 2019 में जिस गठबंधन के दम पर मायावती की झोली में 10 सीटें आई, जिस गठबंधन के दम पर बीएसपी के हाथी ने सपा की साइकिल से तेज दौड़ लगाई, उस गठबंधन के टूटने का दर्द किताबों में अंगारे बनकर छलक रहे हैं। मायावती अखिलेश से गठबंधन तोड़ने की वजह बता रही हैं और 59 पन्नों की बुकलेट में एक एक तस्वीर साफ कर रही हैं। मायावती ने दावा किया कि 2019 में सपा सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी, जबकि बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, इसलिए अखिलेश ने फोन उठाना बंद कर दिया था। अखिलेश यादव बीएसपी नेताओं को इग्नोर करने लगे थे, इसलिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा। गठबंधन टूटने के 5 साल बाद जो आरोप मायावती की तरफ से समाजवादी पार्टी पर लगाए गए, उस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और बताया कैसे वो मायावती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे गठबंधन तोड़ने की नींव पड़ी। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मायावती ने 5 साल तक गठबंधन टूटने का राज क्यों छिपाया?
आखिर क्यों अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने की वजह जानने की कोशिश नहीं की? क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दलित वोट बैंक है? दलित का नेतृत्व कभी सपाई मानसिकता में है ही नहीं। ये आदरणीय अखिलेश जी नहीं, ये सपाई सोच का परिणाम है। सपाई सोच ही दलित विरोधी है। उन्होंने, अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी ने दलित वर्ग का जो प्रमोशन था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। खैर, मायावती यूपी उपचुनाव से पहले अपने वोटर्स के लिए हर वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही हैं जिससे कोर वोट बैंक को मजबूत किया जा सके, क्योंकि अकेले दम पर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो बीएसपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब जरा समझिए कि मायावती और अखिलेश की आखिर दोस्ती टूटी क्यों थी। देखिए, साल 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा का गठबंधन था। चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन रिजल्ट गठबंधन के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। 2019 में समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट बीएसपी को मिली। एसपी को यानी कि सपा को 5 सीटें मिली तो बीएसपी 10 सीटों पर जीत मिली बीएसपी को। इसके कुछ ही दिनों के बाद गठबंधन टूट गया और दोनों ही दल अलग अलग हो गए। दोनों ही दलों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, लेकिन तब ये नहीं पता चल पाया कि गठबंधन आखिर टूटा क्यों। अब करीब 5 साल के बाद मायावती ने एक बुकलेट जारी करके ये बताया है कि गठबंधन टूटा क्यों। इसकी वजह का खुलासा किया है मायावती ने। तो मायावती ने बताया कि समाजवादी पार्टी को कम सीट मिली और कम सीट मिलने का मलाल था समाजवादी पार्टी को। फिर अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया और बीएसपी नेताओं को अखिलेश यादव ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसी वजह से बीएसपी ने यानी कि बसपा और सपा का गठबंधन टूट गया। हालांकि अखिलेश यादव ने मायावती के आरोपों को गलत बताया है। अखिलेश यादव का कहना है कि उन्होंने खुद फोन किया, जब गठबंधन टूटा तो उन्होंने खुद फोन किया और वो आजमगढ़ में एक मंच पर थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फोन मिलाया और पूछा कि आखिर ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है। अब अपनी बात छिपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात कर लेते हैं अररिया की। अररिया में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद जाकर के स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी और पटना से WHO और डॉक्टरों की 8 सदस्यीय टीम रानीगंज प्रखंड के मझुआ पूरब पंचायत पहुंची और ग्रामीणों का हाल जाना। स्वास्थ्य टीम का मानना है कि इस गांव में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये है रानीगंज प्रखंड का चिरवाहा महादलित टोला, जहां इन दिनों हर ओर मातम पसरा है। वजह एक अज्ञात बीमारी, जिसने बीते 10 दिनों में ही 5 बच्चों की जिंदगी छीन ली है। 1 साल पहले साले साल 1टा 2टा 3टा 4टा जाए छे। साले साल मरे छे बच्चा। हाँ। अच्छा, आठ घर में 2टा बच्ची की मौत भेल छे। हाँ, 2टा। दोनों बहने रहे। हाँ। चिरवाहा महादलित टोला की बेबसी और बेचारगी की कहानी को जब न्यूज़ 18 की टीम ने प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर जागा स्वास्थ्य महकमा। WHO और डॉक्टर की टीम गांव पहुंची। मच्छर, चूहा, लार्वा और पानी की जांच की जा रही है। जो मॉस्किटो है, मच्छर हम लोगों ने उसको रखा है, लिया है। इसके अलावा भी जो है अभी और लगातार हम लोग डिफरेंट की तरह इस बार भी न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है आपको और अधूरे मुहावरे को पूरा करना है। अगर आपको मुहावरे याद रहते हैं, मुहावरों के बारे में आपको जानकारी है, तो आप इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए और अधूरे मुहावरे को पूरा कर सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो फिर आपको दिया जाएगा गिफ्ट न्यूज़ 18 की तरफ से। तो हर बार की तरह इस बार भी न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।